स्टूडेंट्स, आई सपोज राइट नाउ वी आर लाइव। यदि आप लोगों को लाइव स्ट्रीम मिल रहा है तो प्लीज एक बार रिप्लाई कर देना अपने एंड से बच्चों, आर वी लाइव? ओके, इफ आई एम लाइव तो एक बार आप लोग रिप्लाई कर देना अपने एंड से। आज हम लोग डे 4 में हैं और इन द डे 4 we are going to deal with some basic concept of chemistry. some basic concept of chemistry को हम लोग आज डील करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, यू आर गेटिंग द लाइव स्ट्रीम, एक बार प्लीज अपने एंड से रिप्लाई करना आप लोग। यस, वी आर लाइव। यस फाइन, वी आर गोइंग, यू आर नाउ लाइव, वी आर नाउ लाइव। ओके फाइन, लेट्स मूव ऑन। तो आज चौथा दिन है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हम लोग करने वाले हैं। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो हम लोगों ने देख लिया था। चलिए आज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। यस, गुड मॉर्निंग सैली, गुड मॉर्निंग। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोगों को जो देखना पड़ता है, इट्स लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के लिए डिफाइंड होती है। तो चलिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन सबसे पहले हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को मालूम होगा कि सबसे पहले हु इज द साइंटिस्ट, कौन इसका नाम बता सकते हैं? ही इज एंटोनी लवोसियर। ओके, इनका नाम है एंटोनी लवोसियर। ओके, एंटोनी लवोसियर 1789 में एक लॉ दिए थे, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ के आधार पे किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज में मास में कोई बदलाव नहीं आएगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो एंटोनी लवोसियर ने 1789 में दिया, उसके आधार पे किसी भी प्रकार के चेंज में मास में कोई बदलाव नहीं आएगी। बोलने का मतलब क्या है? मास ऑफ रिएक्टेंट, मतलब जो रिएक्टेंट आप पहले लोगे, मास ऑफ रिएक्टेंट will be equal to mass of products. ओके, रिएक्टेंट्स का सब मिला के जितना मास होगा, प्रोडक्ट्स का उतना ही मास सब मिला के होगा। गॉट इट? तो चलिए एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते। देख लो, मान लो H2 है प्लस O2 है, गिव्स वाटर। अब बच्चों हमेशा ध्यान देना कि इक्वेशन को तो बैलेंस करना ही है, बिना इक्वेशन को बैलेंस किए तो कोई उपाय नहीं है आपके पास। तो इक्वेशन को यदि आप बैलेंस करते हो तो यू विल गेट द बैलेंस्ड इक्वेशन लाइक दिस। अब यदि एक हाइड्रोजन एटम का मास यदि हम 1U मानते हैं तो 4 हाइड्रोजन एटम है तो यहाँ पे 4U होगा। ओके, 2 ऑक्सीजन का एटम O2, तो मैं मान सकता हूं दिस इज 16U। ओके, जो ये दे रहा है 2 इंटू 1 प्लस 16। ओके, अब इधर ऐड करोगे, 16 टू जा 32 होता है 16 में, इधर ऐड करोगे तो आएगा 36U, और इधर भी आप ऐड करोगे, सॉरी 2 टू जा 4 और 32। ओके, इधर भी हम लोग ऐड करते हैं तो कितनी आ जाती है? 36U आ जाती है। गॉट इट? तो हमें क्या पता चल रहा है कि मास ऑफ रिएक्टेंट का जितना मास होगा, प्रोडक्ट की भी उतनी ही मास होगी। ये एंटोनी लवोसियर ने बोला था। गॉट इट स्टूडेंट्स? अब यदि हम लोग आगे बढ़े तो एक चीज आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सारे चेंजेस में नहीं वैलिड होती है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इट इज नॉट वैलिड फॉर न्यूक्लियर चेंजेस, मतलब जहां पे न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, ओके, वहां पे ये वैलिड नहीं होते हैं। ये दिमाग में रखिएगा। न्यूक्लियर रिएक्शंस बोले तो न्यूक्लियर चेंज जहां पे होती है, ये वाला लॉ वहां पे वैलिड नहीं होता है। ये आपको दिमाग में रखना है। नॉट वैलिड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस या न्यूक्लियर चेंजेस। If we will come for the second law, दूसरा लॉ बोलता है कि आप कोई भी एक केमिकल कंपाउंड उठा के ले आओ, कोई भी एक केमिकल कंपाउंड उठा के ले आओ,
और उसको कहीं मन वहीं से ले आओ। जैसे कि मैं एग्जांपल एक देता हूं, मानो कार्बन डाइऑक्साइड में मैं कार्बन डाइऑक्साइड लेता हूं एग्जॉस्ट फ्रॉम व्हीकल, मानो किसी व्हीकल से जो एग्जॉस्ट आती है वहां से मैं कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करता हूँ। मान लो मैं कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग एक्सेल आउट करते हैं, सॉरी ह्यूमंस जो एक्सेल आउट करता है, ओके। अब मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड मैं कोई लैब में प्रिपेयर करता हूँ, लैब प्रिपरेशन में करता हूँ, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक पर्टिकुलर कंपाउंड है जिसको मैं 3 डिफरेंट सोर्सेज से ला रहा हूं। अब ये जो आपका रूल है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये बोलता है कि एक केमिकल कंपाउंड को कहीं से उठा के ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें जो सारे एलिमेंट्स रहेंगे वो सेम प्रोपोर्शन में रहेंगे वेट के हिसाब से, वो सेम प्रोपोर्शन में रहेंगे वेट के हिसाब से। जैसे कि आप कार्बन डाइऑक्साइड में बच्चों देखते हो, कार्बन डाइऑक्साइड में एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितनी हो गई, सॉरी एक कार्बन है 12 और 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन 16 2 जा 32, ओके। 4 3 जा और 4 8 जा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अब कहीं से ले आओ, कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो सेम रहेगी, इट विल बी इन द रेशियो 3:8 एंड दिस लॉ वाज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट। ये नियम जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था और इट केम इन 1798, ओके। 1798 में ये एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया गया था, फिर उसके बाद 1-2 साल एक्सपेरिमेंट की गई थी, फिर उसके बाद ये लॉ दिया गया था। गॉट इट। कहीं से एक केमिकल कंपाउंड ले आओ, उसमें जो डिफरेंट एलिमेंट्स है डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास के हिसाब से रहते हैं। अब दिमाग में एक और चीज आप लोगों को रखनी है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है नॉट वैलिड फॉर आइसोटोप्स, नॉट वैलिड फॉर आइसोटोप्स। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है कि आइसोटोप्स के केस में ये वैलिड नहीं होंगे। जैसे कि देख लो बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड यदि मैं लेता हूँ, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन के 2 एटॉमिक मास होंगे, है ना। एटॉमिक मास 2 प्रकार के होते हैं जो आइसोटोप्स होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड में एक ऑक्सीजन मान लो 16 वाला है और एक ऑक्सीजन जो है ना 18 एटॉमिक मास वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है अब इन दोनों का रेशियो जो निकालोगे वो डिफरेंट आएगी। तो बच्चों आप लोगों को दिमाग में रखनी है, तो इसमें कितना आ जाएगा 12:32 ले लोगे और इसमें 12:36 आ जाएगी। तो देखेंगे तो हम लोग 3:8 और 3:9 आ रही है रेशियो। तो आइसोटोप्स के केस में ये वैलिड नहीं होगी, आप लोगों को ये दिमाग में रखना है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इज नॉट वैलिड इन द केस ऑफ आइसोटोप्स। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है बच्चों, ज्यादा टाइम नहीं लीजिएगा, फटाफट इसको सॉल्व कीजिएगा, मैं आप लोगों को ऑप्शन दे दे रहा हूं, ओके। चलिए देखिएगा, फटाफट इसको सॉल्व कीजिएगा। व्हाट इज द थियोरेटिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अल्युमिनियम इल अल्युमिनियम ऑक्साइड। अल्युमिनियम की अल्युमिनियम ऑक्साइड में क्या थियोरेटिकल कॉम्पोजिशन है ये बताना है। गॉट इट। क्वेश्चन समझ लो, अल्युमिनियम ऑक्साइड कहीं से भी लाओगे उसमें कॉम्पोजिशन ऑफ अल्युमिनियम हमेशा सेम रहेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अल्युमिनियम ऑक्साइड में अल्युमिनियम की कॉम्पोजिशन क्या होगी, क्या होगी, जल्दी से बच्चों ये बताना है। अल्युमिनियम ऑक्साइड में अल्युमिनियम की कॉम्पोजिशन क्या होगी। पहले तो आप पूरा मॉलिक्यूलर मास ऑफ अल्युमिनियम ऑक्साइड निकाल लो। अल्युमिनियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो 27 2 54 और 54 और 48 आ जाएगी 100 एंड कितना 102 आ जाएगा, ओके। गॉट इट। और अल्युमिनियम, अल्युमिनियम कितने हैं, 2 है, तो मतलब 54, तो 54 डिवाइडेड बाई 102 इंटू 100, ओके। अब यदि कुछ भी सॉल्व करोगे इसको 50 ही और इसको 100 मान के सॉल्व करो तो आंसर 50% के आसपास ही रहेगा। तो द आंसर विल बी 52.9%। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है, ठीक है। गॉट इट। तो ये क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि अल्युमिनियम ऑक्साइड कहीं से भी ले आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट अल्युमिनियम की कॉम्पोजिशन हमेशा सेम रहेगी। गॉट इट। अब दूसरे पे व्हाट इज द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। आई होप इसको ऐसा होमवर्क आप लोग बना सकते हो कि पूछा गया है कि सोडियम और क्लोरीन की क्या कॉम्पोजिशन होगी सोडियम क्लोराइड में एज पर मास। तो आप इसको सॉल्व कर लेना एज योर होमवर्क। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, ओके। आप चाहो तो इतने जल्दी में से सॉल्व भी कर सकते हो, सिंपल सी क्वेश्चन है, ओके। चलिए आप इसको आंसर मैं दे दिया हूँ, यही आंसर है आप लोगों का।
आप इसको सॉल्व करके देख लेना, ठीक है, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखो बच्चा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये थोड़ा अच्छा सा लॉ है, दिमाग लगाना है तब समझ आएगी ये वाली नियम, ठीक है ना। दिस लॉ वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन ने दिया था। देखो कभी भी नीट में बच्चे को पूछा जाता है, साइंटिस्ट का नाम ईयर भी पूछ देते हैं ये लोग नीट में, तो जॉन डाल्टन ने ये नियम दिया था और ये लॉ आई थी 1803 में, 1803 में ये नियम दिया गया था, ठीक है ना, गॉट इट। तो ये नियम का क्या बोलता है, चलिए देखते हैं, आराम से देखिएगा क्या है ये नियम। काफी लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बट मैं आपको पहले कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझा देता हूँ। देखो बच्चों, मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके वाटर भी बनाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बनाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, गॉट इट। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ठीक है ना, हाइड्रोजन का मास दोनों में फिक्स, हाइड्रोजन का मास दोनों में फिक्स है। अब मान लेते हैं 2u, इसमें भी 2u। अब देखिए इसमें ऑक्सीजन का, ये दूसरा वाला जो एलिमेंट है ऑक्सीजन, इसका मास 16u है, इसका मास कितना है 32u, गॉट इट। तो ये नियम बोलता है क्या, ध्यान से सुनिएगा, कि जब भी कोई दो एलिमेंट कंबाइन करेगी, ध्यान से सुनना, जब भी कोई दो एलिमेंट कंबाइन करेगी, ठीक है ना, तो पहला एलिमेंट का जो वेट है, जो कंबाइन करेगी एक फिक्स्ड वेट से दूसरे का, ओके, मैंने क्या किया, हाइड्रोजन के वेट को फिक्स मान लिया, ठीक है ना, और दूसरे वाले का जो वेट है वो कंबाइन करेगी जो एक फिक्स्ड वेट से पहले वाले का, तो दूसरे वाले का वेट जो है एक होल नंबर में रहता है। तो आप देख रहे हो ना, ऑक्सीजन का जो वेट है ये किस रेशियो में है, 1:2 के रेशियो। तो ये लॉ थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लॉ है, स्टेटमेंट उल्टा पुल्टा है, बट लॉ बहुत सिंपल है। दो एलिमेंट यदि आपस में कंबाइन करके एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगी, तो यदि एक का मास फिक्स है तो दूसरा वाले का मास जो कंबाइन कर रहा है एक रेशियो में कंबाइन कर रहा है, पहले वाले का मास फिक्स होना चाहिए, ये दिमाग में आप लोगों को रखना। देखना स्टूडेंट्स, अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का बात किया जाए तो एक छोटी सी एग्जांपल से और अच्छे से आप लोगों को समझ आएगा। सिंपल सा देखना, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन combines to give more than 5 प्रोडक्ट्स, मतलब 5 प्रोडक्ट से ज्यादा बनता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं तो मतलब बोलने का नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो बनते हैं, तो पहला ऑक्साइड जो नाइट्रोजन का बनता है बेटा N2O बनता है, ठीक है ना, एक मान लेते हैं, एक NO भी बनती है, एक N2O3 भी बनती है, एक N2O4 भी बनता है और N2O5 भी बनती है, ठीक है ना। अब क्या करो, आप नाइट्रोजन के मास को फिक्स करो सब, नाइट्रोजन के मास को फिक्स करो सब में, तो नाइट्रोजन का मास सब में तो फिक्स हो जाएगा, दो दो नाइट्रोजन है, बट इसमें मैं क्या करता हूँ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का मास 28 ग्राम है, इसमें भी 2 लिया हूँ तो 28 ग्राम है, ओके, इसमें भी 28 ग्राम है, यहाँ भी 28 ग्राम है बच्चों, हेयर ऑल्सो इट्स 28 ग्राम, ओके। तो एक एलिमेंट का मास जो है फिक्स है, तो दूसरे एलिमेंट का जो मास हम लोग लेते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना है 16 ग्राम मान सकते हैं, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो वी कैन टेक इट एज 32 ग्राम, यहाँ पे 48 ग्राम, 16 3 जा 48 ग्राम ली जा सकती है, गॉट इट। यहाँ पे 16 4 जा 64 ग्राम ली जा सकती है, यहाँ पे 16 5 जा 80 ग्राम ली जा सकती है, गॉट इट। तो आप क्या देख रहे हो कि नाइट्रोजन का मास तो फिक्स किया हुआ है सब में, गॉट इट। अब ऑक्सीजन जो मास में कंबाइन कर रहा है, आप एक रेशियो आपको दिखेगा 16:32:48:64:80, दिस इज व्हाट 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64 एंड 16 5 जा 80। तो बाकी जो है एक सिंपल रेशियो में है ना, दूसरा जो एलिमेंट है एक सिंपल रेशियो में रहेगा अपने से ही, गॉट इट। दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, सिंपल सा लॉ है, ओके। नेक्स्ट वी विल कम टू द गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। देखो बेटा, गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम जो ये दिया गया था
He was the scientist whose name is Gay Lussac. His name was Gay Lussac. तो गे लुसैक ने क्या बोला था, सुनना मेरी बात को, कि जब भी गैसेस कंबाइन करेगी, ध्यान से सुनना, जब भी गैसेस कंबाइन करेगी वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करेगा। गैसेस जब भी कंबाइन करेगी वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करेगा। ओके, बट वही है कि मेजरमेंट की कंडीशन जो होनी चाहिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर करना है, ठीक है ना। टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन को आपको कांस्टेंट लेना है, ये दिमाग में रखिए। जैसे कि देखो बच्चों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखो कंबाइन करके वाटर बना, ठीक है ना, बैलेंस द इक्वेशन। तो ये जो बन रहा है कैसे बन रहा है, ये वाला 2 वॉल्यूम लेते हो, ओके, इसका 1 वॉल्यूम लेते हो तो इसका 2 वॉल्यूम बन रहा है। तो बोलने का मतलब क्या है, जो रिएक्टेंट है इस टू प्रोडक्ट भी है वो सब आपस में एक रेशियो में 2:1:2। तो मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कंबाइन करेगी वो 2:1 में कंबाइन करेगी और जो प्रोडक्ट वाटर बनेगा वो 2 के रेशियो में ही रहेगा। ये दिमाग में रखना है, ठीक है ना। और ये दिमाग में रखिएगा, दिस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए ये लॉ वैलिड होती है, ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। गॉट इट, अंडरस्टूड। जैसे कि देखो नाइट्रोजन N2 प्लस हाइड्रोजन जो है वो देता है आप लोगों को 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एमोनिया। ओके, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एमोनिया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए 3 ले लो, ठीक है ना। गॉट इट, नहीं यहाँ पे 3 नहीं लेंगे, यहाँ पे 3 लेंगे, ठीक है। गॉट इट। तो ऑब्वियस सी बात है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो कंबाइन कर रही है 1:3 के रेशियो में कंबाइन कर रही है और प्रोडक्ट जो बन रहा है वो भी 1:3:2 के रेशियो में बन रही है। ये आप लोगों को दिमाग में रखनी है, ठीक है ना। दिस इज द गे लुसैक लॉ। अब दिमाग में रखना है कि ये नियम जो है वो सिर्फ गैसियस प्रोडक्ट के लिए वैलिड होती है। दिस लॉ इज वैलिड फॉर ओनली गैसियस प्रोडक्ट, ओके, ओनली गैसियस प्रोडक्ट। ये दिमाग में आप लोगों को रखना है, वैलिड फॉर ओनली ओनली गैसियस सब्सटेंसेस, सिर्फ गैसियस के लिए वैलिड रहता है, ओके। और यहाँ पे आप ध्यान से दीजिएगा, सॉलिड यदि है, सॉलिड की जो वॉल्यूम रहती है उसको हम लोग 0 ले लेते हैं। सॉलिड की वॉल्यूम को आप 0 पकड़ लोगे यदि रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में कोई रहेगा। अंडरस्टूड। तो गे लुसैक लॉ जो वैलिड है सिर्फ और सिर्फ गैसियस सब्सटेंस के लिए वैलिड है, ये आप लोगों को दिमाग में रखनी है, ठीक है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। चलिए, हु विल सॉल्व दिस, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा जरा, सॉल्व दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन is required to completely burn 200 ml of acetylene and what would be the volume of carbon dioxide form? ओके, आपको पूछा गया है बच्चों, द सिंपल क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा गया है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली बर्न 200 ml ऑफ एसिटिलीन एंड व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। चलिए, ये क्वेश्चन आपको बनाना है, मैं आंसर दे देता हूं आपको, देखते हैं कौन बच्चा इसको बनाते हैं। Who will solve this? देखते हैं। जल्दी सॉल्व कीजिए बेटा, जल्दी सॉल्व कीजिए। ओके, सॉल्व इट क्विकली। क्या पूछा गया है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली बर्न 200 ml ऑफ एसिटिलीन। बच्चों देखो, एसिटिलीन किसको बोलते हैं, एसिटिलीन इज C2H2, ठीक है ना, इसको एसिटिलीन बोलते हैं। बोला गया है कि एसिटिलीन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है, ठीक है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर मिलता है। आपको मालूम है यहाँ पे एक वाटर को छोड़ के बाकी सब गैसियस प्रोडक्ट है, तो सबको कैलकुलेशन में लेना है आपको। गॉट इट।
सबसे पहले इक्वेशन को आपको बैलेंस करनी पड़ेगी। यदि आप इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो इट विल बी बैलेंस लाइक दिस 2 5 4, गॉट इट। और इधर भी 2 आ जाएगी तब ना 4 होगा। तो ये बैलेंसिंग हो गई आपकी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये वाला 2 वॉल्यूम ले रहे हो, ये वाला 5 वॉल्यूम ले रहे हो, ये 4 वॉल्यूम बन रहा है, ये तो 0 हो जाएगी, इसका कंसिडरेशन ही लेना नहीं है। आपको बोला गया है कि कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जरूरत पड़ेगा, कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जरूरत पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे ध्यान से आप देखो, 2 वॉल्यूम से कितना, 2 वॉल्यूम एसिटिलीन के लिए 5 वॉल्यूम जरूरत है, ठीक है ना। अब वहीं आप 1 वॉल्यूम लिख लोगे तो ऑब्वियसली यूनिटरी मेथड आप लोगों को मालूम होना चाहिए, 5/2 वॉल्यूम होगी। आप 200 ml एसिटिलीन ले गई है तो 200 ml लोगे तो 5/2 × 200 लोगे तो आपकी आंसर आ जाएगी 500 ml। आपकी आंसर आ जाएगी 500 ml, ठीक है ना। 500 ml आपकी आंसर आ जाएगी जो एसिटिलीन बना है। अब पूछा गया है कि आपसे कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो ये ध्यान में देखो बच्चों, ध्यान से देखना है कि एसिटिलीन जितना ले रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड उतना उसका दुगना रिक्वायरमेंट पड़ रहा है, ठीक है ना। एसिटिलीन जितना ले रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड उसका दुगना है, 2:4 है ना। तो मतलब दुगना ही हुआ ना। तो मतलब यदि 200 ml एसिटिलीन है तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियस सी बात है कि 400 ml आना चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो जा रहा है, 500 ml इज एंड 400 ml। तो स्टूडेंट्स आर यू गेटिंग? यदि समझ आ रही है तो बोलो, लाइक करो, ओके। और आपको सॉल्व करना है, मैं यदि सॉल्व करके दे दूं तो क्या फायदा है, आपको सॉल्व करनी है, आपको आंसर देनी है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, गॉट इट। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि 6 लीटर हाइड्रोजन और 5.6 लीटर क्लोरीन, ठीक है ना। 6 लीटर हाइड्रोजन और 5.6 लीटर क्लोरीन को हम लोग क्या किए हैं, मिक्स कर दिए हैं, मिक्स कर दिए हैं और फिर एक्सप्लोड कर रहे हैं, मिक्स कर दिए और फिर एक्सप्लोड कर रहे हैं। मतलब 6 लीटर हाइड्रोजन और क्लोरीन को हम लोग मिक्स करके रिएक्शन करवा रहे हैं। तो पूछा गया है कि व्हाट इज द कंपोजिशन बाय वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टेंट गैसियस मिक्सचर। ओके, आपको बताना है वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टेंट गैसियस मिक्सचर, ओके। चलिए तो सिंपल से क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करनी है। मैं आपको आंसर दे रहा हूं, ऑप्शंस दे रहा हूं, आपको सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए स्टूडेंट। बोला गया है कि 6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 6 लीटर है और 5.6 लीटर क्लोरीन है, उनको मिक्स करके क्या किया गया, आग लगा दिया गया है। अब बोला गया है कि आपको बताना है कि रिजल्टेंट जो मिक्सचर बनेगा उसका क्या वॉल्यूम होगा, कॉम्पोजिशन ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको बताना है इसका आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको सॉल्व करनी है फटाफट। बच्चों 6 लीटर हाइड्रोजन लेते हो, 5.6 लीटर क्लोरीन लेते हो, उसको मिक्स करते हो, एक्सप्लोड करते हो, क्या होगी आपकी आंसर। ध्यान से, हाइड्रोजन H2, ठीक है ना, क्या हो गया, गैसियस है तो चलो कंसिडरेशन में तो ले रहा है। क्लोरीन इज गैसियस, ठीक है ना। बन रहा है प्रोडक्ट क्या, 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl बन रहा है, ठीक है ना। अब आपको पूछा, बोला गया है कि 6 लीटर हाइड्रोजन लिया गया है, ठीक है ना, और क्लोरीन 5.6 लीटर ली गई है। अब पूछा गया है कि रिजल्टेंट क्या प्रोडक्ट होगा, ओके, कंपोजिशन ऑफ बाय वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टेंट गैसियस मिक्सचर। ओके, रिजल्टेंट गैसियस मिक्सचर जो क्रिएट होगी उसकी क्या वॉल्यूम होगी। जल्दी से आंसर दो, जल्दी फटाफट, ए बी सी डी, व्हाट विल द राइट आंसर स्टूडेंट्स। ए बी सी डी राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी डी राइट आंसर क्या होगा। नहीं समझ आ रहा है, अरे बच्चों 1:1 रेशियो में कंबाइन कर रहा है ना, 1:1 रेशियो में कंबाइन कर रही है। तो यदि 6 लीटर हाइड्रोजन है तो 6 लीटर क्लोरीन चाहिए था, बट 6 लीटर क्लोरीन तो है नहीं, कहां से आएगा। तो ऑब्वियसली हम लोग इसको पकड़ते हैं, ऑप्शन बी, संगीता मंडल का ऑप्शन बी आया है जो रॉन्ग आंसर है, जो रॉन्ग आंसर है, जो रॉन्ग आंसर है। बच्चों देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, देखिएगा 5.6 लीटर था तो 5.6 लीटर इसका पूरी तरह से यूज हो जाएगा, ठीक है ना।
तो इसका 1:1 के हिसाब से ये 5.6 ही यूज होगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये कुछ बच जाएगा 6.56 और ये 0.4 लीटर बच जाएगी, ये 5.6 का 5.6 पूरा कंज्यूम हो जाएगा, तो ये तो बचेगा 0। गॉट इट। और उस हिसाब से 5.6 के हिसाब से ये बनेगा 11.2 लीटर, ठीक है ना। ऑब्वियसली बच्चे कंफ्यूज होके ये आंसर मारेंगे 11.2 लीटर, बट आपसे पूछा गया है कंपोजिशन ऑफ रिजल्टेंट गैसियस मिक्सचर, क्योंकि ये वाला तो बचा रहेगा ना, तो 11.2 लीटर के साथ ये बची रहेगी, तो 11.6 लीटर आंसर होगा। ये क्वेश्चन फंसाने वाला है थोड़ा सा। यस, शैली कुमारी का आंसर राइट है ए, बट संगीता ने भी सही सॉल्व किया था, बट प्रॉब्लम कहाँ हुई कि उसने गैसियस मिक्सचर को ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन इज यूज्ड फॉर एवरी 100 सेंटीमीटर क्यूब्ड ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन इज यूज्ड फॉर एवरी 100 सेंटीमीटर क्यूब्ड ऑफ ऑक्सीजन। मैं सॉल्व नहीं करूंगा अभी, आपको मैं ऑप्शंस दे रहा हूं, देखते हैं कौन सबसे पहले इसको सॉल्व कर पाते हैं। सबसे पहले कौन इसको सॉल्व करता है। चलिए, व्हाट वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन इज यूज्ड फॉर एवरी 100 सेंटीमीटर क्यूब्ड ऑफ ऑक्सीजन। प्रोपेन का फॉर्मूला मालूम है ना, जल्दी सॉल्व कीजिए बेटा, एक सिंपल सी क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व कर लेनी चाहिए, सॉल्व कर लेना चाहिए ये वाला। प्रोपेन की कितनी वॉल्यूम यूज होती है फॉर एवरी 100 सेंटीमीटर क्यूब्ड ऑफ ऑक्सीजन। ओके, कौन इसका आंसर देगा, देखते हैं बच्चे कैसे सॉल्व करते हैं इसको। प्रोपेन का फॉर्मूला मालूम है कि नहीं, वो भेज दो। आई सपोज इस स्टैंडर्ड में तो कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो प्रोपेन के बारे में नहीं मालूम होगा। मेथ प्रोप, ठीक है ना, मालूम है ना, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो ये बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, ठीक है ना। तो बच्चों आप लोगों को बैलेंस करना है, जल्दी बैलेंस करो। कौन बैलेंस करके भेजता है सबसे पहले, क्योंकि बैलेंसिंग में भी आजकल बच्चे फंस जाते हैं। ओके, चलिए मैं बैलेंस कर देता हूं। चलिए, दिस इज द बैलेंस, नहीं सॉरी, ये बैलेंसिंग नहीं है, गड़बड़ है। यहाँ पे 5 आ जाएगा तो ये कार्बन 3 है, ये 3 हो जाएगा, और ये 8 है तो ये 4 हो जाएगा। ओके, 5 3 4। कौन इसका आंसर देगा। चलो आप बैलेंसिंग तो मैं बता दिया यार, आप आंसर बता दो मुझे, आंसर बता दो मुझे, क्या होगी आंसर, क्या होगा इसका आंसर। प्रोपेन देखो क्या रेशियो में कंबाइन कर रहा बच्चा, 1 5 3, ये तो लिक्विड है, छोड़ दे, कोई मतलब नहीं है इससे। तो पूछा गया है कितना वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन जो है यूज होगा फॉर प्रति 100 सेंटीमीटर क्यूब्ड ऑफ ऑक्सीजन। ओके, फॉर प्रति 100 सेंटीमीटर क्यूब्ड ऑफ ऑक्सीजन। ओके, 5 वॉल्यूम के लिए यूज हो रहा है कितना, 1 वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन, है ना। 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन कितना प्रोपेन को जलाता है, 1 वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन को जला रहा है। तो ऑब्वियसली यूनिटरी मेथड तो इतना सबको मालूम होगा, 1 वॉल्यूम के लिए 1/5 वॉल्यूम प्रोपेन जरूरत है। ओके, और 100 सेंटीमीटर क्यूब्ड है ऑक्सीजन, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब्ड है तो बेटा कितना होगा, 1/5 इंटू 100, ऑब्वियस सी बात है 20 सेंटीमीटर क्यूब। यस, ऑप्शन बी आ गई है, राइट आंसर है। यस यस, दिस इज द राइट आंसर, गुड, दिस इज द राइट आंसर। देखो बच्चों, नेक्स्ट एवोगाड्रो लॉ आई 1811 में, एवोगाड्रो लॉ आया था। अब एवोगाड्रो लॉ बोलता है क्या, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन सेम नंबर ऑफ मोल्स बोलो या सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलो। ओके, एवोगाड्रो लॉ बोलता है कि यदि मान लो आपने वॉल्यूम सेम रखा है, मालूम वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सॉरी टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, ठीक है ना, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है। ओके, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, और इस कंटेनर का जो कैपेसिटी है V, वो भी मैं सेम रखा हूँ, ठीक है ना। अब इसमें मैं मान लो X गैस भरता हूँ, इसमें मैं कोई दूसरा Y गैस भरता हूँ, इसमें मैं Z गैस भरता हूँ, तो हमेशा ध्यान रखिएगा
एक्स वाली गैस का जितना मॉलिक्यूल्स होगा वाई वाला गैस का उतना ही मॉलिक्यूल होगा, जेड वाला गैस का भी उतना ही मॉलिक्यूल होगा। वेरी गुड सैली, 20 सेंटीमीटर क्यूब राइट आंसर था पुराना वाला। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि एवोगैड्रो की जो नियम कहती है, एवोगैड्रो की जो नियम कहती है, ओके, कि यदि वॉल्यूम ऑफ गैसेस इक्वल है, ठीक है ना, टेम्परेचर इक्वल है, प्रेशर इक्वल है, तो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सारे गैस के इक्वल ही रहेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्स का, वाई का, जेड का सेम रहेगा अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर। चलिए, अब ये 3 बैलून है, देखो इसमें एक में हाइड्रोजन गैस है, एक में नाइट्रोजन गैस है, एक में ऑक्सीजन गैस है। सारे बैलून का वॉल्यूम वी 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 है, ठीक है ना, सारे बैलून का वॉल्यूम वी है, इसकी टेम्परेचर टी, टेम्परेचर टी, टेम्परेचर टी, प्रेशर भी वही है, प्रेशर भी वही है, प्रेशर भी वही है। तो बैलून्स के वॉल्यूम सेम है, तो इसका मतलब क्या है, सब में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, जो एमिडियो एवोगैड्रो ने बोला था हम लोगों को। ओके, ये एवोगैड्रो की नियम थी। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स या इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, समझ गए बच्चों, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं। चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा। दिस इज अ क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आप इसको पढ़िए, मैं ऑप्शंस दे रहा हूं आप लोगों को, आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। यस, सॉल्व दिस, सॉल्व दिस, सॉल्व दिस। 4 कंटेनर्स है, ठीक है ना, 4 कंटेनर्स, इक्वल वॉल्यूम ली गई है आर्गन की, हाइड्रोजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की एंड एमोनिया। रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने बोला ईच कंटेनर में, टेम्परेचर एंड प्रेशर आपका कांस्टेंट है, टेम्परेचर और प्रेशर आपकी कांस्टेंट ली गई है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे? ओके, व्हाट विल द आंसर स्टूडेंट्स? ओके, क्या होगा इसका आंसर? 4 कंटेनर है, इक्वल वॉल्यूम चारों गैस के लिए गए। ओके, आपको बोला गया रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ईच कंटेनर निकालने के, रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम इन ईच कंटेनर निकालने, बोलिएगा। रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम इन ईच कंटेनर निकालने के लिए कौन इसको सॉल्व करेगा? यार इतनी सिंपल सी क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर रहे हो भी कि नहीं कर रहे हो? और जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे ऑब्वियसली सॉल्व करेंगे, जल्दी सॉल्व करो यार। देखो, अब इक्वल तो कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, मानो इसकी वाई मॉलिक्यूल्स है तो इसके भी वाई होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की भी वाई होगी, एमोनिया की भी वाई होगी। मॉलिक्यूल्स तो सबका सेम होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सबका सेम होगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के हिसाब से आंसर निकालोगे तो 1:1:1 आएगी। बट क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है, रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछा गया है बच्चों, एटम्स पूछा गया है, ये दिमाग में रखिएगा। तो आर्गन इज अ मोनो एटमिक गैस, आर्गन एक मोनो एटमिक गैस होती है, और मोनो एटमिक गैस में जितना मॉलिक्यूल्स होता है उतना ही एटम होता है। ओके, हाइड्रोजन एक डाई एटमिक गैस है, तो डाई एटमिक गैस में जितना मॉलिक्यूल्स होता है उतना दुगना एटम होगा। कार्बन डाइऑक्साइड एक ट्राई एटमिक गैस है, तो जितना मॉलिक्यूल्स होगा 3 गुना उसके एटम्स होंगे, 3 एटम होंगे ना, एक में 3 एटम है तो वाई मॉलिक्यूल्स में 3 वाई होंगे। और एमोनिया एक टेट्रा एटमिक, मतलब 4 एटम्स रहेंगे एक मॉलिक्यूल में, तो 4 वाई। तो रेशियो जो आ जाएगी बच्चों 1:2:3:4 आ जाएगी, ये दिमाग में रखिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोग कहाँ अटक रहे हो भगवान? क्यों अटक रहे हो बच्चों? अटकोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, सॉल्व करनी है ना, सिंपल सी क्वेश्चन। चलो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो स्टूडेंट, सॉल्व करो इसको प्लीज। आई एम गिविंग द ऑप्शंस, यू हैव टू सॉल्व इट। चलिए सॉल्व कीजिए।
स्टूडेंट इसको सॉल्व करना है। 50 ml ऑफ गैस ए कंटेन वाई मॉलिक्यूल्स, देन 25 ml ऑफ गैस विल कंटेन डैश मॉलिक्यूल अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। 50 ml गैस ए का है जो कंटेन करता है वाई मॉलिक्यूल, देन 25 ml ऑफ गैस विल कंटेन डैश मॉलिक्यूल्स अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। जल्दी से व्हाट विल द राइट आंसर? पचास ml गैस ए का वाई मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है, तो 25 ml गैस बी का कितना कंटेन करेगा, ये आपको बताना है। सॉल्व इट स्टूडेंट्स। ओके, संगीता मंडल का आंसर आया है बी, जो बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर। देखो क्या बोला गया, 50 ml ऑफ गैस ए जो है वो वाई मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है। ओके, अब बोला गया कि बी का 25 ml कितना मॉलिक्यूल कंटेन करेगा अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो 50 ml ए का ओके वाई मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है, तो 25 ml ए का कितना कंटेन करेगा y/2। तो चलो ए ही का मैं निकाल रहा हूं, मान लो ए ही का निकाल रहा हूं, y/2 मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगा। बट आपको मालूम है ए गैस रहे या बी गैस रहे क्या फर्क पड़ता है, यदि वॉल्यूम की कंडीशन इक्वल है, टेम्परेचर की कंडीशन इक्वल है, प्रेशर की कंडीशन इक्वल है, तो मॉलिक्यूल्स तो इक्वल ही रहेंगे। ओके, बहुत सिंपल सी क्वेश्चन थी। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब आप सभी को मालूम है कि एक एटम का मास हम लोग किसी चीज के आधार पे कैलकुलेट करते हैं। तो एटॉमिक मास का यदि बेसिक डेफिनेशन पे आप आ जाओ, एटॉमिक मास का सबसे बेसिक डेफिनेशन की हम लोग बात करें तो ये क्या होता है, मास ऑफ एक एटम होता है, मास ऑफ एक एटम होता है। और एटम की जो मास होती है हम कैलकुलेट करते हैं इन द यूनिट एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट इज द यूनिट यूज्ड टू कैलकुलेट मास ऑफ एन एटम। ओके, और ये कैलकुलेट की जाती है विथ रेस्पेक्ट टू कार्बन एटम, विथ रेस्पेक्ट टू कार्बन एटम। ओके, और वन एटॉमिक मास को माना गया है कार्बन 12 एटम के मास का 1/12। एक कार्बन 12 लो, एक कार्बन 12 एटम लेना है, उसका 1/12 पोर्शन ऑफ मास को हम लोग 1 AMU माने और इसी को स्टैंडर्ड माना गया। अब इसी के आधार पे दूसरे एटम्स का मास दिया जाता है। गॉट इट? अब देख लीजिए 1 AMU यदि आप लोग जान लो ग्राम में भी, ये ग्राम में भी जानना जरूरी है, इट्स 1.6605 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम होगी, ये दिमाग में रखिएगा। 1 AMU is 1.6605 into 10 to the power -24 ग्राम। दिस इज 1 AMU। अब यदि मैं बोलता हूं कि हाइड्रोजन एटम का मास 1 AMU है, तो बच्चा इसका मतलब ये होता है कि एक हाइड्रोजन एटम का जो मास है वो लगभग 1/12 टाइम मास होता है एक कार्बन 12 एटम का। ओके, अंडरस्टूड? सॉरी मैं क्या बोल गया, हाइड्रोजन एटम का एक लेते हो हाइड्रोजन एटम, तो इसका एक एटम का मास कार्बन 12 जो है 1/12 कार्बन 12 एटम के मास के लगभग बराबर आएगा, कंपेरेबल। ओके, यदि मैं लिखता हूं नाइट्रोजन इज 14, तो मतलब नाइट्रोजन का एक एटम का मास लगभग 14 टाइम्स है 1/12 कार्बन 12 एटम्स का। ऑक्सीजन 16 बोलता हूं, तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास लगभग 16 टाइम्स होता है 1/12 कार्बन 12 एटम का। ठीक है ना, समझ गए? उसी प्रकार कैल्शियम का एक एटम का मास 40 टाइम्स होगा 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ओके, गॉट इट? क्योंकि 1/12 कार्बन 12 एटम का मास 1 एटॉमिक मास यूनिट या 1 यूनिफाइड मास बोला जाता है। ओके, अब देखिए मॉलिक्यूलर मास आप सभी को मालूम होगा, मॉलिक्यूलर मास इज सम ऑफ एटॉमिक मासेस। तो जल्दी से देखो कुछ चीजों का आप लोगों को याद रखना है मॉलिक्यूलर मास। जल्दी से कौन बच्चा मुझे रिप्लाई करेगा कि सल्फ्यूरिक एसिड का यदि मॉलिक्यूलर मास हम निकालेंगे, मतलब सारे एटम्स के मास को एडअप कर लेंगे, तब मॉलिक्यूलर मास जब निकालेंगे तो कितनी आएगी, आपको आंसर देंगे। नाइट्रिक एसिड की इस तरह यदि हम लोग निकाले तो कितनी मॉलिक्यूलर मास आनी चाहिए, यदि मैं ग्लूकोज का निकालूं तो कितनी आनी चाहिए। जल्दी से इनका आंसर देना, क्योंकि ये सिंपल वाले आपको याद रखने हैं बच्चों, इसको याद नहीं रखोगे तो फिर गड़बड़ वाली बात। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड की कितनी हो जाएगी, कौन बताएगा मुझे? ये 98 U। इतना याद रखिएगा, ठीक है ना, ये सिंपल वाले आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी भी
जब आएगा तो आप कैलकुलेट मत करने लगना, इसको जोड़ने मत लगना, ये सब याद रहना चाहिए। ओके, ग्लूकोज की 180 यू हो जाएगी। यूरिया का कितना होगा, कौन मुझे बताएगा, देखते हैं। यूरिया का किसको याद है, यूरिया का किसको याद है, देखते हैं। यूरिया NH2C डबल बॉन्ड O NH2, किसको याद है? व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया? मॉलिक्यूलर मास यूरिया की क्या होगी? यूरिया की मॉलिक्यूलर मास क्या होगी बच्चों? यूरिया की मॉलिक्यूलर मास नहीं मालूम है? 60U। याद रखो, ये सब याद रखो बच्चों, एग्जाम में ये सब आएगा तो काम आएगा, क्योंकि उस टाइम में आप एकदम नहीं ना कैलकुलेट कर सकते हो, टाइम नहीं बर्बाद कर सकते आप वहां। अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। यस विशाल कुमार, 60 इज द राइट आंसर, गुड बेटा। फॉर्मूला यूनिट मास, फॉर्मूला यूनिट मास मॉलिक्यूलर मास में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होती है, बट ये नॉर्मली आयनिक कंपाउंड के केस में हम लोग फॉर्मूला यूनिट मास बोलते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड का 58.5 यू हो जाएगा। ओके, कोई भी आयनिक कंपाउंड होगा ना तो वहां पे मैं फॉर्मूला यूनिट मास बोलूंगा, तो ये दिमाग में रखिए। नेक्स्ट इज द एटमिसिटी। एटमिसिटी आप सभी को मालूम है, द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ एटम्स that constitutes a molecule। ओके, कितने सारे एटम्स के मिलने से एक मॉलिक्यूल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एटमिसिटी। जैसे जितने भी नोबल गैसेस होते हैं, जितने भी नोबल गैसेस होते हैं बच्चों, ये दिमाग में रखिएगा, सारे नोबल गैस की एटमिसिटी 1 होगी, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही एटम होता है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, सबके। अब जैसे कि आप डायटमिक का कुछ एग्जाम्पल देख लो, तो डायटमिक गैस में आप देखोगे तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। और यदि आपको एग्जाम में कभी एयर दिया हुआ है तो बच्चों एयर को भी एज अ डायटमिक गैस ही लेकर ट्रीट किया जाता है। यदि सिंपली लिखा हुआ है एयर तो आप डायटमिक गैस मान के उसको आगे बढ़ो। गॉट इट? चलिए अब देखिए, ट्राई एटमिक गैस की बात की जाए तो ट्राई एटमिक गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगी। ओके, दिस इज ट्राई एटमिक, इसकी एटमिसिटी 3 होती है। ओके, इस तरह ऑक्टा एटमिक सल्फर होती है, एसिड एसिड हो गया ऑक्टा एटमिक, P4 हो गया टेट्रा एटमिक। इस तरह एटमिसिटी हम लोग डिफाइन करते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में। मोल कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट जो है इस चैप्टर का वो मोल कॉन्सेप्ट है। ओके, तो मोल कॉन्सेप्ट को ऑब्वियस सी बात है हम लोग डिटेल्स में तो देखेंगे ही, इसको काफी डिटेल्स में आप लोगों को देखना है। कंसंट्रेशन यूनिट काफी डिटेल्स में देखना। देखो बेसिक्स को नहीं भूलना है। बहुत बच्चे सोचते हैं कि हाई फाई क्वेश्चन बना ले कहानी सेट हो जाएगा, अरे नया होगा, क्योंकि आप अपने बेसिक्स को ही सही से नहीं पकड़ के रखे हो तो हाई फाई क्वेश्चन तो नहीं बनेगा आपसे। क्योंकि एक पर्टिकुलर हाई फाई क्वेश्चन को हाई फाई बुक से आप बना लिए तो आपने वो हिंट देख के बनाया होगा, क्योंकि आपकी बेसिक नहीं की है। तो सबसे पहले सारे बेसिक्स को क्लियर करो बेटा, एनसीईआरटी को पूरे अच्छे से कंप्लीट करो। देखो आपका नीट तो ऐसे ही निकले, और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पास्ट 30 इयर्स करो, जितने क्वेश्चंस हम लोग करवाएंगे वो करो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कंप्लीट करो, आपका सिलेक्शन ऐसे ही हो जाए। समझ गए? तो चलिए हम लोग आते हैं मोल कॉन्सेप्ट में। मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले बात होती है तो मोल की। एक मोल होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। ठीक है, ये तो आप सभी को मालूम है। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला भी मालूम होना चाहिए, गिवन मास बाय मोलर मास। ओके, गिवन मास बाय मोलर मास, अंडरस्टूड? मोलर मास मालूम है ना, एक मोल सब्सटेंस की जो मास होती है दैट इज मोलर मास। ओके, और नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला होता है वॉल्यूम एट एसटीपी बाय 22.4 लीटर्स या डेसीमीटर क्यूब्ड। ओके, नंबर ऑफ मोल्स का और एक फॉर्मूला है दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर। देखो अब इन फॉर्मूला से कभी भी एक रिलेटेड यूज होती है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, है ना। नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास बाय मोलर मास व्हिच इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर। ओके, ये रिलेशन याद रखिएगा, व्हिच इज इक्वल टू वॉल्यूम एट एसटीपी बाय 22.4 लीटर्स। ओके, ये दिमाग में रखिएगा, ये फॉर्मूला एक दूसरे से रिलेटेड है,
किसी का भी यूज कभी आ सकता है, ये दे देगा, ये निकालने बोलेगा, या किसी से इतना सिंपल तो नहीं पूछता है, बट आपको मालूम होनी चाहिए ये फॉर्मूला का रिलेशन। ओके, फिर इससे रिलेटेड आगे हम लोग चीजों को करेंगे। देखिए, मोल कॉन्सेप्ट में एक चीज आपको मालूम होनी चाहिए, मोलर मास। देखो बच्चों, मोलर मास क्या होती है? द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। किसी भी चीज का 1 मोल लेते हो तो उसके मास को हम मोलर मास बोलते हैं, ठीक है ना। अब बड़ा एक अनोखा चीज है, मतलब सिंपल समझ लो कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स लोगे कोई भी चीज का, तो उसके मास को हम लोग बोलते हैं मोलर मास। अब मोलर मास निकालना एक बड़ा अच्छा यूनिक तरीका होता है कि आपको मालूम होनी चाहिए एटॉमिक मास। ओके, आपको यदि कोई भी चीज की एटॉमिक मास मालूम है, जैसे मानो वाटर, वाटर का एटॉमिक मास आप निकालोगे तो आएगा 18 एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास। बट आप इसको, आपको मोलर मास निकालना है, मतलब इसका मोलर मास हम निकालते हैं, वाटर के 1 मोल चीज का मोलर मास निकालते हैं, तो इट विल बी 18 ग्राम। बस यू हटाओ और ग्राम लगाओ, ये 1 मोल की मास निकल गई। सिंपल सी बात है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का देखा 98 यू आया था उसका एटॉमिक मास, बट वही 1 मोल सल्फर मॉलिक्यूल्स का मास चाहिए, तो आपको 98 ग्राम लिखो, मतलब दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ, सॉरी, दिस इज द मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अभी हम लोगों ने जैसे नाइट्रिक एसिड देखा, नाइट्रिक एसिड का जो मास होती है एटॉमिक मास वो होती है 63 यू, और वहीं इसको यदि मोलर मास में कन्वर्ट करना तो बस यू के जगह जस्ट ग्राम लगा, 63 ग्राम आनी सेट। ओके, चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, बच्चों की नॉलेज थोड़ा चेक कर लेता हूँ कि बेस ये सही है, आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। मानो 1 मोल मैं सारे का लिया हूँ, तो मुझे जल्दी से बनाओ, फॉस्फीन पीएच3 का आपका क्या मोलर मास होगा? पीएच3 का क्या मोलर मास होगा, जल्दी बताइए। पीएच3 का मोलर मास क्या होगा, जल्दी बताना है आप लोग। पीएच3 का मोलर मास क्या होगा? पीएच3 का मोलर मास क्या होगा यार, जल्दी। फास्फोरस की 31 होगी, 3 हाइड्रोजन है तो 3 होगा, तो 34 होगा। अब वॉल्यूम एट एसटीपी पूछा गया। अच्छा, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी 22.4 लीटर ही ऑक्युपाई करती है, दैट इज मोलर वॉल्यूम। ओके, तो ये हो जाएगी 22.4 लीटर। अब कार्बन डाइऑक्साइड का कितना हो जाएगा? 12 प्लस 32 कितना हो गया? 44। वॉल्यूम एट एसटीपी 22.4 लीटर ऑक्युपाई करें। कैल्शियम फ्लोराइड का बात करें तो कैल्शियम इज 40 प्लस 19 टू जा 38। ओके, कितनी आ जाएगी? 878। ओके, अब वॉल्यूम एट एसटीपी की कोई बात नहीं होगी क्योंकि ये कुछ वॉल्यूम ऑक्युपाई नहीं करेगा, इट्स नॉट अ गैस, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात की जाए तो देखो 1 मोल होता है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है Na मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है ना, Na मॉलिक्यूल्स होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का भी Na मॉलिक्यूल्स होगा, कैल्शियम फ्लोराइड के भी Na मॉलिक्यूल्स होगा। अब नंबर ऑफ एटम्स या आयंस पूछ लिया जाए आपसे तो ध्यान देना है, फास्फोरस का 1 है तो देखना है कि 1 मोल एटम्स होंगे फास्फोरस के, ठीक है ना। हाइड्रोजन के यदि पूछ लिए जाएंगे तो 3 मोल्स एटम होंगे हाइड्रोजन के, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड की यदि आपसे पूछ ली जाती है तो कार्बन के Na एटम्स होंगे, ठीक है, कार्बन के, और ऑक्सीजन के 2 Na एटम्स होंगे। वहीं कैल्शियम 2 प्लस आयंस होंगे, तो कैल्शियम 2 प्लस आयंस के कितने हो जाएंगे? कैल्शियम 2 प्लस आयन के Na एटम्स होंगे, और वहीं F माइनस के कितने होंगे? 2 Na आयंस होंगे, एटम्स। ओके, ये दिमाग में रखिएगा। ओके, ये दिमाग में रखनी है आप लोग। चलिए, अब आते हैं तो मोल कंसेप्ट को थोड़ा सा सिंपल्स में हम लोग देखते चलते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच आयन इन 1 मोल ऑफ लिथियम ब्रोमाइड। अब देखिए, लिथियम ब्रोमाइड दिया गया है आपको 1 मोल, ओके, 1 मोल ये दिया गया है। तो लिथियम ब्रोमाइड जो बनती है किससे बनती है? Li प्लस प्लस Br माइनस से। तो लिथियम आयन का भी कितना होगा? 1 मोल होगा, और ब्रोमाइड आयन भी 1 मोल होगा।
ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। बट अब चलिए 1 मोल ऑफ फेरिक सल्फेट में ईच आयन कितना होगा जरा हमको बता दीजिए। फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा सबसे पहले बच्चों बता दूं। फेरिक मतलब Fe3+ होगी, ठीक है ना। Fe2SO4 होल थ्राइस फेरिक सल्फेट, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ फेरिक सल्फेट लिए हैं, तो ईच एटम ईच आयन कितना हो, आयन पूछा है। तो आयन कौन कौन है इसमें, Fe3+ आयन है और सल्फेट आयन है SO4 2- आयन। तो Fe3+ आयन कितने हैं, 2 मोल होंगे, और सल्फेट आयन कितने होंगे, 3 मोल होंगे। ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। ईच कॉन्स्टिट्यूएंट इन 1 मोल ऑफ इथानॉल C2H5OH इथानॉल लिया गया है, कितना लिया गया, 1 मोल। तो देख के ही पता चल रहा है आपको कि 2 मोल कार्बन है, 5 मोल आपका नहीं 5 नहीं, 5 और 1 6 होगा ना, 6 मोल आपका हाइड्रोजन है और 1 मोल ऑक्सीजन। ये दिमाग में रखिएगा, ओके। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है थोड़ी। गॉट इट स्टूडेंट्स, ये सिंपल चीज है। देखो 72 ग्राम ऑफ वाटर, फटाफट आंसर बताओ, 72 ग्राम ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ मोल होंगे। गिवन मास बाय मोलर मास, मोलर मास कितना होता है वाटर का, 18 होता है, तो 18 4 जा 72 हो जाएगा, 4 मोल्स आ जाएंगे, ठीक है ना। 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 44 हो गई मोलर मास, तो कितना हो जाएगा, हाफ मोल, 0.5 मोल्स हो जाएंगे, ओके। और वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ ब्लू विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल आपका 1 मोल लिया गया है। तो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O होती है, एक मॉलिक्यूल में 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होती है, तो एक मोल मॉलिक्यूल में 5 Na वाटर मॉलिक्यूल्स होती है। गॉट इट। चलिए बच्चों कुछ क्वेश्चन आपके सामने, इन क्वेश्चंस को हम बनाते हैं और फिर खत्म करते हैं, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर में मार्क करते चल जाता हूँ। 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव 8.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 11.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। दिस इज इन अकॉर्डेंस टू विच लॉ के अकॉर्डेंस में है ये, विच लॉ के अकॉर्डेंस में है ये, विच लॉ ऑफ अकॉर्डेंस में 0.5 कहाँ कौन आंसर दिया था, यस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है कैल्शियम कार्बोनेट का 20 ग्राम है, 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का है और ये दोनों कंबाइन करती है, ओके। तो प्रोडक्ट भी तो 20 ग्राम है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो लॉ है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ व्हाट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ओके। तो बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आप देख सकते हो, यू कैन गो फॉर द होमवर्क ऑफ दिस, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये वाला, ओके। मॉलिक्यूलर मास किसको डिफाइन करते हैं, यू कैन गो एज अ होमवर्क फॉर दिस, ओके। 1 लीटर ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी विल वेग, 1 लीटर गैस ऑक्सीजन का एसटीपी पे कितना वेग करेगा, कितना वेग करेगा ये आपको बताना है, ओके। ये वाला ऑल्सो यू हैव टू सॉल्व दिस, यू हैव टू सॉल्व दिस, 1 लीटर ऑक्सीजन गैस एसटीपी पे कितना वेग करेगी, ओके। मोल कॉन्सेप्ट में कुछ होमवर्क्स हैं आपके लिए ये क्वेश्चंस, ओके। दीज आर द सम क्वेश्चंस यू कैन गो फॉर एज अ होमवर्क, इसको बना सकते हो, ओके। डू दिस एज अ होमवर्क, मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग करवाऊंगा यदि आप लोगों से नहीं होता है, दिस इज योर होमवर्क, ओके। इनको आप एज अ होमवर्क करके आना, नोट्स तो आपको अभी तुरंत मिल जाएंगे थोड़ी देर में, सम क्वेश्चंस आर देयर, इन सारे को आपको अपने होमवर्क की तरह बना के लाना है नेक्स्ट क्लास में, ओके। आई विल सॉल्व इट, मैं आपको सॉल्व भी कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, बट यू हैव टू ट्राई दिस क्वेश्चंस, ओके। आपको ये सारे क्वेश्चंस ट्राई करने हैं स्टूडेंट्स, गॉट इट। इतने तक आपको सॉल्व करके आने हैं, गॉट इट। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन आल्सो एंड होप आप लोग बना के आओगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, तब के लिए बाय बाय टू यू ऑल, थैंक यू।